ये ज़्यादा सुनने में मिलता है कि दिमाग की नस फट गई। बहुत ही हार्ट अटैक के बाद मुझे लगता है सबसे बड़ी किलर जो है वो उसको CVA बोलते हैं हम, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। ये एक बहुत ही ख़तरनाक फिनोमेना मेडिकल प्रोफेशन में देखा जा रहा है कि आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जो बीमारियां 80 साल में होती थी, आज वो 40 साल में होने लगी धीरे धीरे। इतना डिब्बा बंद और बॉटल बंद फूड्स हैं, ये सारे के सारे डैमेज करते हैं ब्लड हमको। अगर हेल्दी फूड्स लेंगे तो वो बीमारी अगर नहीं तो नहीं होगी, अगर है तो वो चली जाएगी। मिलेट्स में क्या गुण है? मिलेट्स एक तो बैलेंस्ड है बहुत ज़्यादा, उसमें सब चीज़ें संतुलित मात्रा में उपलब्ध हैं, राइट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट से लेके, प्रोटीन से लेके, फैट से लेके, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे बैलेंस्ड हैं। और इससे सबसे बड़ा गुण है कि उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है। और आज ये प्रूव हो चुका है मेडिकल साइंस में कि जितना फाइबर रिच फूड होगा उतना ही ज़्यादा हेल्दी होगा वो। फाइबर रिच फूड में इतनी पावर है कि जब वो खून की नलियों से गुजरता है तो वो एक ऐसे ब्रूमिंग करता है, वो जैसे झाड़ू फेर दिया, सफाई कर दिया आपने, तो वो साथ साथ में आपने जैसे वो जमा हुआ है जैसे, तो वो ऐसे लगातार वो इसको झाड़ू फेरता जा रहा है, तो वहाँ पे अल्टीमेटली वो नाड़ियाँ साफ सुथरी हो जाएंगी। ये जो क्रॉनिक बीमारियाँ होती हैं, अगर होने से पहले इनको रोक लिया जाए तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान, जितना भी कहते हैं उतना आसान है। जब हो जाती हैं तो फिर इनको वापस लाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जी। डॉक्टर आज़ाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सभी दोस्तों को। डॉक्टर आज़ाद, आजकल एक चीज़ नई सुनने में, आजकल तो नहीं, चल तो ये काफ़ी टाइम से रहा है, पर ये ज़्यादा सुनने में मिलता है कि दिमाग की नस फट गई, तो इसका क्या मतलब होता है? वंदना जी, बहुत ही हार्ट अटैक के बाद मुझे लगता है सबसे बड़ी किलर जो है वो उसको CVA बोलते हैं हम, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। सेरेब्रो मीन्स ब्रेन, वास्कुलर मीन्स ब्लड वेसल। उसका फट जाना या बंद हो जाना, दो तरह के इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। या तो वो बंद हो जाती है किसी कारण से, पर्टिकुलर एक नस जो किसी खास ब्रेन के एरिया में होती है, एक ही नस ज़्यादा ब्रेन में ज़्यादा वल्नरेबल है, सबसे छोटी है वो, और सबसे छोटी होने की वजह से सबसे ज़्यादा वही मार में आती है, जिसमें हम बोलते हैं कि अधरंग हो गया, यानी कि एक साइड पैरालाइज हो जाती है, एक साइड। उसमें फेस भी कई बार शामिल होता है, कई बार फेस नहीं भी शामिल होता, कभी राइट साइड की होती है, कभी लेफ्ट साइड की। जो राइट हैंडेड लोग हैं, अगर उसमें उनमें राइट साइड पे पैरालिसिस होगा तो वॉइस भी जाएगी, आवाज़ भी चली जाती है। अगर लेफ्ट में होगा तो नहीं। और लेफ्ट हैंडेड में उल्टा, लेफ्ट हैंडेड में अगर लेफ्ट साइड पे स्ट्रोक होगी तो आवाज़ जाएगी, राइट हैंड साइड में राइट में होगा तो आवाज़ जाएगी। तो ये इसको हम बोलते हैं CVA, शॉर्टकट में CVA, जिसको आप बोल रहे हो कि नस फट जाना। फट जाना का मतलब फट गई, उसमें ब्लीडिंग हो गई, और दूसरी उसके साथ मिलती जुलती है कि वो बंद हो गई, नस बंद हो गई। तो ये सबसे दुनिया में और हमारे देश में भी नंबर 1 किलर है हार्ट अटैक, और नंबर 2 किलर है ये वाली बीमारी। असल में दोनों बीमारियाँ ही एक ही बीमारी का दो रूप हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नस फट गई वाली बीमारी है, जहाँ अधरंग हो जाने वाली बीमारी है, आधा पूरी की पूरी बॉडी का आधा हिस्सा ही पैरालाइज हो गया, तो ये एक्चुअली में नर्वस सिस्टम की बीमारी नहीं है। ये उन खून की नाड़ियों की बीमारी है जो ब्रेन को सप्लाई करती हैं। हार्ट अटैक में हार्ट की नाड़ियों की वो बीमारी हो गई कि जो नाड़ियाँ हार्ट को ब्लड दे रही हैं, वो उनमें अगर ब्लॉकेज आ गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अगर ब्रेन वाली नाड़ियों में ब्लॉकेज आ गया तो ये वाला हो जाएगा, जिसको CVA बोलते हैं, या आप बोल रहे हो नस फट जाना या अधरंग हो जाना। तो ये असल में दोनों ही एक ही बीमारी के दो रूप हैं, तो इसको हार्ट अटैक से अलग करके नहीं देखना चाहिए। हार्ट अटैक और ये वाली दोनों बीमारी एक ही है। तो इसमें ये सडनली होती है, यूजुअली इट्स वेरी सडन, और एकदम से कोई पेशेंट को इतना शॉक लगती है कि मेरा तो एक साइड ही खड़ी हो गई, चल नहीं रही, बाजू नहीं चल रहा, टांग नहीं चल रही, और स्पीच भी कई बार उठ जाती है। तो ये वाली मोटा ये इसका, जैसे अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो ये है। जो ब्रेन हेमरेज कहते हैं वो यही बीमारी होती है या अलग होती है? नहीं, बस वही है। वो ब्रेन हेमरेज का मतलब है कि वो छोटी सी नाड़ी होती है,
ज़्यादातर वही फटती है, बाकी नाड़ियाँ भी फट सकती हैं, लेकिन बाकी नाड़ियों में खतरा नहीं होता ज़्यादा। एक नाड़ी ऐसी है जो ब्रेन के एक पूरे के पूरे साइड को पैरालाइज कर देती है छोटी सी, वो छोटी सी होती है, इसलिए वो उसके फटने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, और उसमें अगर कोई ब्लॉकेज आएगी तो भी उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो ज़्यादातर 80-90% वही एक ही नाड़ी है जो पर्टिकुलर एरिया को सप्लाई करती है। वो पर्टिकुलर एरिया फिर डेड हो जाता है, और डेड होने की वजह से वो पूरे का पूरा हेमरेज हो जाता है। हेमरेज का मतलब ब्लीडिंग, और ब्लॉकेज का मतलब ब्लॉक। ये हेमरेज हो जाए तो अलग थोड़ी सी ट्रीटमेंट में फ़र्क है, और ब्लॉकेज हो जाए तो थोड़ा सा फ़र्क है। जब दिमाग की नस फट जाती है तो क्या सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम तो वंदना यही होते हैं, शुरू में तो कई बार ब्लड आता है? नहीं, ब्लड बाहर नहीं आएगा, बाहर कुछ नहीं दिखेगा, ब्लड तो अंदर होगा ना जी। अगर हेमरेज हो भी जाएगी तो हमको ब्लड नहीं दिखेगा, क्योंकि वो खोपड़ी के अंदर है। सर कई बार कानों से खून आता है, कई बार नाक से खून आता है। नहीं, कान वाला खून और नाक वाला खून जो होता है, कान वाले खून तब आता है जब कोई रोड साइड एक्सीडेंट होता है और यहाँ के अंदर कान की एक बोन फ्रैक्चर होती है, उसकी वजह से कान में खून आता है। और नाक में खून मोस्टली तब आता है जब बीपी एकदम से शूट अप करता है, तो नाक की एक स्पॉट जो होती है वीक होती है, सब लोगों की, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो सबसे पहले नाक की नाड़ी फट जाती है तो वो उसके वजह से नाक से खून आना या कान से खून आना, ये इसकी जो अधरंगी बीमारी उसका निशानी नहीं है। कान से खून आता है मोस्टली एक्सीडेंट के बाद, और नाक से खून आएगा अगर बीपी एकदम से शूट अप कर गया, या बिना कारण के भी कुछ लोगों को जिनकी वो नाड़ी थोड़ी सी वो एरिया वीक होता है, तो वैसे भी उसको नक्सीर बोलते हैं, एपिस्टेक्सिस। तो नॉर्मल में भी हो जाती है, बच्चों में भी हो जाती है, तो वो कोई खास बीमारी नहीं है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? किसके? दिमाग की नस फट जाने के क्या सिम्टम्स होते हैं? वो आधी साइड उड़ जाएगी, एक साइड पूरी की पूरी, एक साइड पूरी की पूरी पैरालाइज हो जाएगी। फेस कई बार फेस होता है, कई बार फेस नहीं होता। फेस में भी दो तरह का होता है, कई बार उल्टी साइड का फेस होता है, कई बार उसी साइड का फेस होता है। थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, डिपेंड्स कि कौन से एरिया की नस ब्लॉक हुई है या कौन से एरिया के नस में वो ब्लीडिंग हो गई है। और कई बार फेस इन्वॉल्व नहीं होता। जब फेस इन्वॉल्व होता है तो मोस्टली साथ में स्पीच भी, अगर राइट साइड है तो स्पीच, अगर ये वाला साइड है, क्योंकि ये वाली साइड अगर ब्लॉक हुई, पैरालाइज हुई है, तो इसका मतलब ब्लॉकेज इधर है, ब्रेन में क्रॉसिंग होती है। अगर लेफ्ट में ब्लॉकेज होगी या हेमरेज होगा तो राइट साइड ब्लॉक होगी, पैरालाइज होगी। अगर राइट में ब्लॉकेज होगा तो लेफ्ट साइड ब्लॉक होगी। अगर राइट हैंडेड लोगों में जो दाएं हाथ से लिखते हैं, उनमें जो स्पीच भी उड़ जाती है, और लेफ़्ट वाले में स्पीच नहीं उड़ती, स्पीच रह जाती है। अगर कोई लेफ़्ट साइडेड है तो उल्टा होगा कि अगर लेफ़्ट साइड भी पैरालाइज होगी तो उसकी स्पीच उड़ जाएगी, राइट वाले में नहीं उड़ेगी। तो स्पीच कई बार उड़ जाती है, कई बार रह भी जाती है साथ में। ये किस उम्र के लोगों को ज़्यादातर होती है? ज़्यादातर ये बीमारी पहले मानी जाती थी बुज़ुर्गों की, कि बुज़ुर्गों में होती है, ये 70-80 साल के लोग होंगे। लेकिन जैसे आजकल सब बीमारियों में हो रहा है कि सारी की सारी क्रॉनिक और इनक्योरेबल बीमारियां की जो एज है वो शिफ्ट हो रही है आगे से आगे। पिछले 30-40 साल में ये एक बहुत ही ख़तरनाक फिनोमेना मेडिकल प्रोफेशन में देखा जा रहा है कि आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जो बीमारियां 80 साल में होती थी, आज वो 40 साल में होने लगी धीरे धीरे। तो वो धीरे धीरे एज एडवांस हो रही है, हार्ट अटैक की भी एज एडवांस हो रही है। इसकी जो ब्रेन CV है, जिसको बोलते हैं हम टेक्निकली CVA, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, तो उसकी भी एज एडवांस हो रही है। तो आजकल यंग लोगों में, 40-50 वाले लोगों में होने लगा। यूजुअली ये बहुत ही बुजुर्ग जो लोग थे उनमें होती थी। इसके लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं? किस वजह से ये जल्दी होती जा रही है बीमारी? हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कारण क्या है, आफ्टर ऑल इसकी जड़ कहाँ है। इसकी जड़, जैसे हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है, और ये वाली मैंने जैसे पहले बोला कि दोनों की जड़ एक ही है। दोनों की जड़ कहाँ है कि एक तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नाड़ियाँ हैं, उनके अंदर डिपॉजिट्स होने लगते हैं। और वो खून की नाड़ी में एक बहुत बड़ा गुण दिया नेचर ने कि खून की नाड़ियाँ हमेशा अंदर से जवान रहती हैं। नेचर ने हमको ऐसी सुरक्षा दी हुई है कि आपकी नाड़ी की अंदर वाली झिल्ली जो है, अंदर वाली लाइनिंग है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती, वो यंग रहती है। क्योंकि वो बदलती रहती है, हर 2 दिन 3 दिन में वो नई आ जाती है। और कुदरत ने वहाँ पे एक सिस्टम दिया हुआ है सेल्फ क्लींजिंग का। वहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड नाम का एक पदार्थ सेक्रेट करती है, वो अंदर वाली झिल्ली खुद करती है सेक्रेट, और खुद ही अपने आप को साफ कर लेती है वो।
लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए जो हमको हेल्दी फूड चाहिए, वो ऐसा खाना पीना चाहिए, ऐसा पर्टिकुलर टाइप का खुशी वाला लाइफस्टाइल चाहिए, स्ट्रेसफुल ना हो जो। तो वो चीज़ें ना होने की वजह से आजकल क्या हो रहा है कि खून की अंदर की नाड़ियों में सोजिश आ रही है। क्यों सोजिश आ रही है? क्योंकि हमारे खून में सैकड़ों किस्म के जहर घूम रहे हैं। वो जहर खेती से भी आते हैं, वो पानी से भी आते हैं, वो हवा से भी आते हैं, हमारे खाने पीने के जो फास्ट फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, या हम जो डिब्बा बंद बॉटल बंद खाने खाते हैं, या हम ऐसा अगड़म बगड़म कुछ और चीज़ें खाते रहते हैं जो नहीं खानी चाहिए, या हम स्ट्रेसफुल हैं कि हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा उछल कूद ज़्यादा मची हुई है, तो वहाँ से भी वो जो जहरीले पदार्थ निकलते हैं, ये सब मिलजुल के खून में चले जाते हैं। जब खून में जाते हैं तो वो अंदर से नाड़ियों को छील देते हैं। जैसे हमारे हाथ में अगर हम एक एसिड लगा दें तो वहाँ पे क्या होगा? वो रेड हो जाएगा ना, रेड हो जाएगा, वहाँ खुजली होगी, जलन होगी। तो ऐसे ही अंदर से जब भी वो कोई जहरीली चीज़ नाड़ियों के अंदर से गुजरेगी खून के, तो वहाँ पे छील देगी। वो जब छीलेगी तो कुदरत को एक मैसेज आता है कि यहाँ से नाड़ी कमज़ोर हो रही है। तो कुदरत उसको क्या करती है कोशिश, उसको ब्लॉक करती है ताकि वो नस फट ना जाए। वो ब्लॉकेज के चक्कर में फिर वो जो अगर वो छीलने वाला प्रक्रिया बहुत ज़्यादा है तो उसमें वो टेम्पररी अरेंजमेंट करती रहती है, जिसको हम कहते हैं डिपॉजिट्स, जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बस। वो उसमें ब्लड में जो कुछ उसके पास मिलता है, उसको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल को जमा देगी, फैट मिलेगा, फैट को जमा देगी, प्लेटलेट्स मिले, उसको रिपेयर करने की कोशिश करती है। वो रिपेयर प्रोसेस जो होता है बहुत कच्ची किस्म का होता है, वो बहुत कच्चा सा होता है। तो जब भी वो टूटता है तो टूट के फिर आगे चला जाता है। वो मान लीजिए एक बड़ी नाली में वो ऐसा हो गया, आगे जब वो टूट के छोटी नाली में जाएगा तो वहाँ फ्लड आ जाएगा, फंस जाएगा वहाँ। तो जब फंस जाएगा तो आगे के एरिया की वो कट गया ना खून की सप्लाई, तो वहाँ पे जाके सिम्टम आएंगे। वो हार्ट में आएंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन में जाएंगे तो ये ब्रेन स्ट्रोक, इसको ब्रेन स्ट्रोक भी बोल देते हैं, ब्रेन स्ट्रोक। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक दोनों एक ही बीमारी के दो रूप हैं। किसकी बीमारी है वो नर्वस सिस्टम की बीमारी नहीं है, वो ब्लड वेसल की बीमारी है। जैसे हार्ट की बीमारी, जैसे कि जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, एक्चुअली में हार्ट के मसल की बीमारी नहीं है, वो हार्ट की ब्लड वेसल्स की बीमारी है। इसी तरह जो ब्रेन का जो हेमीप्लीजिया होता है वो ब्रेन की बीमारी नहीं है, नर्वस सिस्टम की बीमारी ना होके वो खून की नाड़ियों की बीमारी है। तो इसलिए वो प्रक्रिया को हमको ढूंढना पड़ेगा कि उसके कारण क्या है, क्योंकि क्यों इतनी यंग एज में क्यों 30-40 साल के लोगों के हार्ट अटैक हो रहा है या सीवीए हो रहा है। तो वो प्रक्रिया को हमको समझना चाहिए। ऐसा होने की वजह आपने बताया कि ब्लड के अंदर कचरा जमा हो जाता है एक तरह से, तो उसी वजह से ये ब्लॉकेज होता है। लेकिन जो हेमरेज होता है उस वक्त क्या होता है, मतलब कि जो नस फट जाती है उस वक्त क्या होता है? वो हेमरेज वाली जो मैंने बोला ना कि वो जो हेमरेज उससे अगली स्टेज हो गई। मान लीजिए वो हमारे जो जहर थे उन्होंने छील दिया ब्लड वेसल को, ब्लड वेसल ब्लॉक नहीं की जा सकी तो वो फट जाएगी। फटने को रोकने के लिए बॉडी उसको प्लग करती है। जब किसी छोटी सी ब्रीक नलियाँ हैं, वो बहुत कमज़ोर हैं, बहुत सूक्ष्म सी सोल सी हैं, जैसे नया जन्मा हुआ बच्चा होता है वैसी होती हैं वो नलियाँ। तो वो जब वो उनके अंदर वो सोजिश आती है, उनके अंदर वो जो केमिकल हैं उसको डैमेज करते हैं अंदर से, तो वो फट जाती हैं। फटने का रिस्क होता है। जब अगर तो नेचर ने ब्लॉक कर लिया तो वो ब्लॉक हो गया, थ्रोम्बस बन गया। अगर ब्लॉक नहीं कर पाए तो वो फट गया, हेमरेज हो गया। तो ये दोनों एक ही प्रक्रिया के एक ही, उसमें रूट कॉज वही है कि उसमें क्या है कि नाड़ियों के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी अंदर की लाइनिंग को, अंदर की झिल्ली को डैमेज कर रहे हैं। उस डैमेज को हमको प्रिवेंट करना है। अगर वो डैमेज है अभी है तो उसको कैसे फिर वापस लाना है। तो ये मेडिकल प्रोफेशन का काम है। इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? हाँ, इसका होना ये सबसे बढ़िया, जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये नालियाँ जो हमारी खून की नालियाँ हैं ये हमेशा हेल्दी रहें, ऐसे वीक हो ही ना या डैमेज हो ही ना तो कुछ नहीं होगा। तो वो ना तो वो थ्रोम्बस बनेगा ना वो फटेंगी उम्र से पहले। तो उसका प्रिवेंशन कैसे करना है? प्रिवेंशन के जैसे मैंने बोला कि हवा में जहर है, हवा साफ़ सुथरी चाहिए, पानी में जहर है, पानी साफ़ सुथरा चाहिए, और भोजन में जहर है तो भोजन साफ़ सुथरा चाहिए। ये तो है ही है, ये तो लंबे समय में है। लेकिन उसमें जो अभी हम इमीडिएटली कर सकते हैं, ये तो लंबे समय की बात होगी ना जी, कि हवा भी साफ़ चाहिए, पानी भी साफ़ चाहिए। लेकिन हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो है भोजन।
भोजन अगर आज भी हम अगर अवेयर हो जाएं कि कौन सा चीज़ खानी है और कौन सी नहीं खानी, तो वंडर्स हो रहे हैं, वंडर्स जिसको हम बोलते हैं कि अगर हम कर सकें तो आज भी हम इंश्योर कर सकते हैं इस चीज़ के बावजूद कि हवा की प्रदूषण है, इसके बावजूद कि पानी की प्रदूषण है, उसके बावजूद भी हम अगर बाकी चीज़ें बदल लें जो हमारे हाथ में है, तो भी कम से कम 100 साल वाला तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि 100 साल से पहले कोई व्यक्ति इन बीमारियों का शिकार नहीं होगा। वैसे नेचर ने हमको 125 साल के लिए बनाया, वो 25 साल निकाल दीजिए हवा पानी के खाते के, कि उसको हम अभी उनको ठीक नहीं कर पा रहे, ना हवा शुद्ध कर पा रहे हैं और ना पानी को हम ठीक कर पा रहे हैं। वो उसके लिए शायद 1 दशक या 2 दशक और लगेंगे। जैसे ह्यूमैनिटी कॉन्शियस हो रही है, अवेयर हो रही है, तो इसके ये भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ अगर भोजन को ठीक कर लें एक बात, और उसके साथ में कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो हमारी रिपेयर पावर को बढ़ाते हैं। तो नेचर में सेल्फ रिपेयर सिस्टम है। हमारा शरीर कोई ऑर्डिनरी मशीन नहीं है, इसके अंदर परमात्मा ने, कुदरत ने बहुत असीम शक्ति दी हुई है अपने आप को रिपेयर करने की। मान लीजिए मेरे अंदर वो डिपॉजिट हो भी गए, तो भी मेरे अंदर एक शक्ति है जो डिपॉजिट को डिसॉल्व कर देगी। तो ये ऑर्डिनरी मशीन में नहीं होती। ऑर्डिनरी मशीन में अगर मान लीजिए कोई नुक्स पड़ गया, अगर उसमें कोई ख़राबी आ गई, तो वो अपने आप ठीक नहीं हो सकती। उसको कोई मैकेनिक आएगा, कोई इंजीनियर आएगा, फिर उसमें छेड़छाड़ करेगा, कोई पुर्जा बदलेगा, उसको कुछ ना कुछ करेगा तो ठीक होगी। ये ह्यूमन बॉडी बड़ी वंडरफुल क्रिएशन है परमात्मा की, कि इसमें सेल्फ क्योर, सेल्फ हीलिंग की पावर है। तो वो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हमको सेल्फ हीलिंग कर सकती है। जैसे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं। भोजन वाली चीज़ों के बाद हम दूसरे नंबर पे रखते हैं मेडिसिनल प्लांट्स को। वो मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ करना जो हमारी इन ब्लड वेसल्स की जो डैमेज है उसको ठीक कर सकें या ना होने दें। 2 और तीसरा हम कहते हैं जो हार्ड वर्क करना या एक्सरसाइज करना। तो हार्ड वर्क या एक्सरसाइज अगर करते हैं हम लोग, तो हमारे अंदर जो वो नाइट्रस ऑक्साइड है, जो मैंने बोला पहले कि कुदरत ने एक केमिकल दिया हमको, उसका नाम NO है, NO, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एक ऐसी वंडरफुल कुदरत की गिफ्ट है हमको कि अगर वो उसका लेवल ठीक बना रहे तो नेचर अंदर से ब्लड वेसल को हमेशा क्लीन करती रहती है। वो नाइट्रस ऑक्साइड कौन बनाता है? बढ़िया भोजन बनाता है, ठीक है। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स बनाते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज बनाती है, कुछ खुशी बनाती है, खुश रहना बनाती है, कुछ चीज़ें जो हम सोशलाइज करते हैं, एक दूसरे से मिलके गपशप मारते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, वो चीज़ें जैसे हम पुराने लोगों में होता था कि मिल कर के बैठ के भजन कर रहे हैं, ग्रुप सॉन्ग कर रहे हैं, डांसेस हैं हमारे ग्रुप, हर कल्चर में डांसेस। तो वो सारी चीज़ें क्या करती थी, वो नाइट्रस ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाती थी और वो अंदर से क्लीनिंग कर लेती थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, भोजन, मेडिसिनल प्लांट्स, उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क, 4 नंबर में माइंड मैनेजमेंट के खुश रहना, रिलैक्स्ड रहना, स्ट्रेस को अपने ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होने देना। और 5वां, अगर आपको कोई बहुत नेचुरोपैथी में बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो हमारी क्लींजिंग पावर को मल्टीप्लाई, जैसे पंचकर्मा बोलते हैं हम लोग। पंचकर्मा हमारा बहुत आयुर्वेद का वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं वो पंचकर्मा में जो हमको हील कर सकती हैं। वो मान लीजिए आपकी पीठ दुख रही है, पीठ के लिए एक चीज़ है, घुटना दुखला, घुटने के लिए एक चीज़ है, पूरी बॉडी को करना है तो गर्म पानी में बिठाओ या स्टीम बाथ दो, मालिश करो, चम्पी करो, कितना कुछ है। वो सारा हमारे आयुर्वेद की बड़ी वंडरफुल गिफ्ट्स हैं हमारे पास, जिसको हम पंचकर्मा के नाम से जानते हैं। तो वो पंचकर्मा के से भी बहुत हमारी जो हीलिंग पावर है बहुत बढ़िया की जा सकती है। ऐसे होम्योपैथी में भी कर सकते हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक की कुछ दवाइयाँ वो भी कर सकती हैं। एलोपैथी ने भी कुछ दवाइयाँ निकालने की कोशिश की जिससे इस प्रोसेस को रोका जा सके। तो वो सारे का सारा कहीं ना कहीं एज़ पर नीड हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये 5 मोटा चीज़ें हैं, 5 पिलर्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। अगर हो जाए तो इन्हीं पिलर्स को हम थोड़ा सा इंटेंसली यूज़ करते हैं और थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हुए करते हैं। और उसमें साथ में एक दूसरी बात जो करते हैं कि हम जो एलोपैथिक दवाइयाँ, एलोपैथिक की दवाइयों में दिक्कत होती है कि ये 2 धारी तलवार होती हैं, फ़ायदा करती हैं तो साथ में नुकसान भी करती हैं क्योंकि ये केमिकल हैं। तो उसको हम कोशिश करते हैं कि जो ऐसी नुकसान वाली दवाइयाँ उसको धीरे धीरे बंद करवा देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं
ये जो 5 पिलर है उससे। तो वो जब हमने ये करना शुरू किया कुछ साल पहले, तो हमको भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन हम खुद ही दंग रह गए कि आज आप हैरान हो जाओगे कि दिल, चाहे वो दिल की नाड़ियाँ हों, दिल के खून की नाड़ियाँ हों या ब्रेन की नाड़ियाँ हों, ब्रेन की कितनी बीमारियाँ हैं जो खून नाड़ियों से जुड़ी हैं, जैसे ये हेमीप्लीजिया बोल रहा हूँ मैं, ऐसी और बीमारियाँ भी है, पार्किंसंस है, मेमोरी लॉस जिसको अल्जीमर बोलते हैं वो है, तो काफ़ी सारी बीमारियाँ, जो फाइब्रोमाइल्जिया है, थकावट रहती है, सुस्त हो जाते हैं हम लोग। तो ये सारे क्या बीमारियाँ हैं कि ब्लड वेसल के अंदर, ब्रेन की ब्लड वेसल के अंदर वो डैमेज हो रहा है। तो ये पूरे के पूरे रिवर्स हो जाती हैं। ये जो मैंने 5 पिलर्स बोले हैं जी, ये अगर देने लगेंगे तो अगर हो भी गया है तो भी वो ठीक रिवर्स होने लगती है। तो हार्ट अटैक्स में क्या, मान लीजिए आपके बहुत सारे, ब्रेन वाली को थोड़ा आजकल टेस्ट वेस्ट कम होते हैं, लेकिन हार्ट में तो बहुत टेस्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए एंजियोग्राफी हो गई, ब्लड वेसल ब्लॉक है, कोई 80% ब्लॉक है, कोई 90% ब्लॉक है, तो वो उनके पास स्टेंट्स और बाईपास है। तो लेकिन अगर 3 महीने कोई व्यक्ति ये वाला प्रोटोकॉल फॉलो कर ले तो उसकी नेचुरल ब्लड वेसल खुल जाती है, उसको किसी स्टेंट की, किसी बाईपास की ज़रूरत नहीं होती। सेम ब्रेन में होता है। अगर ब्रेन की नाड़ियाँ आपकी ब्लॉक हो रही हैं, आपको दिक्कत आ रही है, या मान लीजिए हेमीप्लीजिया हो भी गया, तो हो भी गया का मतलब ये नहीं कि वो रिकवर नहीं करेगा, वो धीरे धीरे रिकवर कर जाता है। अगर आप ये वाली डाइट प्रोटोकॉल देंगे तो बहुत क्विकली रिकवर कर जाता है। तो इसलिए इसको रोकने के लिए भी और इलाज करने के लिए भी होलिस्टिक हेल्थ केयर जिसको बोलते हैं हम, होलिस्टिक हेल्थ केयर में हमारे पास लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल है जिससे हम लोग इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं। ऐसे इंसान की डाइट क्या होनी चाहिए? डाइट में जो जनरल प्रिंसिपल्स की बात हम कर सकते हैं। वैसे तो डाइट पे हमने पहले भी वीडियो काफ़ी बनाई है, उसकी डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल्स क्या हैं उसकी डाइट के? प्रिंसिपल्स ये हैं कि जो रॉ डाइट होती है, रॉ डाइट के अंदर अमृत वाले गुण होते हैं, क्योंकि देखो हमारा फूड जो होता है या तो वो अमृत होता है या जहर होता है। जो चीज़ हमको हेल्थ दे रही है वो अमृत है, जो हमारी हेल्थ छीन रही है वो जहर है। आजकल जो हम भोजन खा रहे हैं बहुत ही दुख के साथ और बहुत ही पीड़ा के साथ ये कहना पड़ता है कि आप किसी के घर में चले जाओ, आपकी ट्रे में जो 5-6 चीज़ें रखी होंगी वो सारी की सारी डैमेज करने वाली हैं। आप कभी कहीं भी चले जाना, उसमें भुजिया रखा होगा, मट्ठी रखी होगी, कुछ ना कुछ कोल्ड ड्रिंक रखा होगा, फिर चाय आ जाएगी दूध वाली, ऐसी कितनी सारी चीज़ें होंगी। तो सारी की सारी वो भोजन के नाम पे एक जहर वाला काम होता है। तो हम डाइट कॉन्शियस नहीं है, तो हमको क्या खाना है? सबसे पहले हमको रॉ डाइट खानी है। जो चीज़ कच्ची खाई जा सके उसको लिविंग फूड कहते हैं हम लोग। लिविंग फूड यानी कि कम से कम 50% फूड आपका लिविंग होना चाहिए। लिविंग में क्या आ जाएगा? फल आ जाएंगे, ताज़े फल, एक गल। दूसरी फल के साथ ही हम बात कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स, जिसको हम ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, दैट मीन्स सूखे फल, सूखे, हाँ मेवे भी हैं, कुछ सीड्स हैं उसमें, जैसे बादाम है, अखरोट है, ये जो मगज़ हैं, ये वंडरफुल सीड्स हैं, जैसे तिल हैं, अलसी है, चिया सीड्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो हम रॉ खा सकते हैं और बहुत ही वंडरफुल उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो हम ले सकते हैं। फल और ड्राई फ्रूट्स और ऑयल सीड्स ये रॉ खा सकते। मूंगफली कच्ची खानी बहुत ही वंडरफुल चीज़ है। और उसके बाद आ जाएंगे हम लोग चटनी बनाते हैं, हम लोग ग्रीन चटनी बनाते हैं, ग्रीन चटनी है। उसके बाद आप अचार बनाते हो, चीज़ों का अचार बहुत बढ़िया है। फिर आप जूसेस हैं, सब्जियों के जूसेस हैं, ग्रीन जूसेस हैं, पत्तों के जूसेस हैं, वो पी सकते हो आप। जब जूस को स्प्राउट्स ले सकते हैं हम लोग, तो ये कच्चे चीज़ें हो गए। जो पका के खाना है वो भी बहुत ही इतना जेंटल कुकिंग होनी चाहिए उसकी, कि जैसे स्लो आंच पे बॉयलिंग वाली चीज़ें बॉयल करना है या स्लो आंच पे तवे पे पकाना है। ये 2 चीज़ें हमको मैक्सिमम यूज़ करनी चाहिए कुकिंग में। ये जो फ्राइंग वाली चीज़ें हैं, कढ़ाई फ्राइंग पर्टिकुलरली, उसी ऑयल में बार बार तले जा रहे हैं तो वो जहर हो जाता है, तो वो अवॉइड करनी चाहिए। डायरेक्ट आग पे जब भूनते हैं हम लोग वो भी हार्मफुल हो जाता है। कुकर में बनाते हैं वो भी हार्मफुल हो जाता है, माइक्रोवेव में बनाते हैं वो भी हार्मफुल हो जाता है। इसी तरह एल्युमिनियम के बर्तन में टॉक्सिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो कुछ चीज़ें पकाने में भी जो बाकी 50% फूड रह गया उसमें भी हमको प्रिकॉशंस रखनी है कि वो कैसे खाना हमको। और उसमें कुछ फूड्स हैं पकने वाले
जो पर्टिकुलरली हमको अवॉइड करने हैं उसमें गेहूं और वाइट राइस है। वाइट राइस, गेहूं अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टेपल फूड बन चुका है, लेकिन गेहूं के बारे में अभी जो पिछले समय में रिसर्चेज आई हैं वो बहुत एडवर्स हैं। तो गेहूं हमको या तो ना खाएं तो बहुत ही बढ़िया, कम खाएं उससे बाद, या खाएं तो उसको मॉडिफाई करके खाएं, किसी न किसी मॉडिफिकेशन के अलग अलग तरीके हैं। और वाइट राइस तो बिल्कुल शुद्ध स्टार्च है, इसको अवॉइड करना चाहिए हमको, पर्टिकुलरली दोज पीपल हु आर नॉट हार्ड वर्किंग, जो काम बहुत सख्त काम करते हैं वो तो हजम कर लेते हैं सब कुछ। और नॉन वेज, पर्टिकुलरली नॉन वेज की कोई ज़रूरत नहीं, हमको किसी भी एनिमल फूड की ज़रूरत नहीं है, इंक्लूडिंग मिल्क। दूध भी सबसे इस वक्त जो इस वक्त जो हम जिसको क्लासीफाई करते हैं नेगेटिव फूड्स, उसमें से गेहूं चावल के बाद अगर आता है तो दूध आता है। दूध और दूध वाली चाय बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही हार्मफुल, जितना भी हम कह सकें उतना ही, कि दूध और दूध वाली चाय हमको अवॉइड करनी चाहिए। दूध की कोई ज़रूरत नहीं है, दूध और किसी भी एनिमल फूड की हमारी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है, और ये बॉडी के ऊपर बिना वजह लोड डालती है, एसिडिक फूड्स हैं, और अननेसेसरी हमको प्रीडिस्पोज करते हैं, जैसी ये जो बीमारी का हेमिप्लीजिया वाली जैसी बीमारियाँ हमारी ब्लड वेसल को अंदर से डैमेज करना। तो ये पूरे का पूरा जो फिनोमेना है, उसमें कुछ चीज़ें जो और अवॉइड करनी है, वो ऑयल्स हैं, जो ऑयल्स कच्चे खाने हैं, ऑयल्स खाने हैं, ऑयल ले सकते हैं हम लोग, लेने भी चाहिए, लेकिन वो कच्चे खाने हैं और ठंडे कोल्हू में निकाले हुए, उसको हम कहते हैं वुड प्रेस्ड, या उसको वर्जन, इंग्लिश में उसको कहते हैं वर्जन या एक्स्ट्रा वर्जन। इसका मतलब जब वो तेल निकालना है वेजिटेबल ऑयल की, ये बहुत ही उसमें सूक्ष्म होते हैं, ये बहुत ही सोल नाजुक होते हैं, गर्म करने से ये डैमेज हो जाते हैं और जहरीले हो जाते हैं। तो इसलिए जितने भी हमको वेजिटेबल ऑयल्स खाने हैं वो वुड प्रेस्ड हों, यानी कि लकड़ी वाले कोल्हू में स्लो मूव करने वाले। पुराने ज़माने में वो जो होता था बुल ड्रिवन, जो उसको बोलते थे, बुल ड्रिवन। तो जो ऑयल्स खाने हैं वो जैसे खाने, जैसे नमक है, नमक हमको ये नहीं खाना, रिफाइंड वाला नमक जो है ये बहुत ही जहरीला है। नमक वो जो सो कॉल्ड आयोडाइज साल्ट है, ये बेहद रिफाइंड तेल नमक है, रिफाइंड नमक है, इसको अवॉइड करना हमको, ये हार्मफुल है। इसकी बजाय हम खाएंगे रॉक साल्ट। रॉक साल्ट 3-4 किस्म का है, उसको काला नमक बोल देते हैं, पिंक रॉक साल्ट है, सेंधा नमक बोल देते हैं, या दूसरा भी खाना तो सी साल्ट एज ए होल खाएं, जो पुराना आता था डरे वाला, तो वो खाएंगे। इसी तरह चीनी है, अगर मीठा खाना है तो मीठा चीनी नहीं खानी, दानेदार चीनी जो वाइट पॉइजन है, इसको इट हैज़ बीन वेरी क्लियरली एंड आउटराइटली रिजेक्टेड एंड इट्स ए वाइट पॉइजन। तो उसकी बजाय क्या खाएंगे, गुड़ शक्कर खाएंगे हम लोग, अगर ऑर्गेनिक होगा तो बहुत बढ़िया, और उससे भी बहुत बढ़िया जो पाम जैगरी, खजूर का गुड़ या खजूर की शक्कर, बहुत ही वंडरफुल है वो वंडरफुल फूड है खजूर का गुड़ और खजूर की शक्कर। तो वो मीठा खाना तो वो खाएं, फल मीठे खाएं, और खजूर और उसका शक्कर खाएं। तो और दूसरे इंडस्ट्रियल फूड्स कोई नहीं खाना। जितना डिब्बाबंद और बॉटल बंद फूड्स हैं, ये सारे के सारे डैमेज करते हैं ब्लड हमको। तो उसमें ये सारे अब पूरे जितने स्टोर्स में जाके वो जो मल्टी कलर्ड में बहुत ही अट्रैक्टिव डिब्बों में और भांत की पैकिंग में रखे हुए हैं, ऑल ऑफ देम आर डिसेप्शन। उनको फूड कहना नहीं चाहिए, दे आर जस्ट, जिसको जंक हैं, वो जंक हैं, वेस्ट हैं, कूड़ा है, वो कूड़ा है। हमारे साथ धोखा हो रहा है बहुत ज़्यादा, कि हम पैसे भी खर्चते हैं और बाज़ार से जाके जहर अपने लिए ले आते हैं, बीमारियों का घर ले आते हैं। तो वो नहीं लेना हमको सीधा जो खेत से आई हुई चीज़ है, या बिल्कुल फ्रेश है, या अनप्रोसेस्ड है। वो तो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जैसे भांत के कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो भी नहीं हमको अवॉइड करने। तो ये सारी चीज़ें जो अवॉइड करनी है, जो लेनी है, ये जो हेल्दी फूड्स हैं, अगर हेल्दी फूड्स लेंगे तो वो बीमारी अगर नहीं तो नहीं होगी, अगर है तो वो चली जाएगी। अक्सर आप मिलेट्स खाने की सलाह देते हैं, तो क्या इस बीमारी में मिलेट्स खाए जा सकते हैं? बिल्कुल, मिलेट्स आर वंडरफुल ग्रेन्स। मिलेट्स में क्या गुण है, मिलेट्स एक तो बैलेंस्ड है बहुत ज़्यादा, उसमें सब चीज़ें संतुलित मात्रा में उपलब्ध हैं, राइट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट से लेके, प्रोटीन से लेके, फैट से लेके, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे बैलेंस्ड है। और उससे सबसे बड़ा गुण है कि उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है। और आज ये प्रूव हो चुका है मेडिकल साइंस में कि जितना फाइबर रिच फूड होगा उतना ही ज़्यादा हेल्दी होगा वो। फाइबर रिच फूड, जैसे ये ब्लड वेसल की बात हम कर रहे हैं, फाइबर रिच फूड में इतनी पावर है कि जब वो खून की नलियों से गुजरता है तो वे ऐसे ब्रूमिंग करता है, वो जैसे झाड़ू फेर दिया, सफाई कर दिया आपने, तो वो साथ साथ में आपने जैसे वो जमा हुआ है जैसे, तो वो ऐसे लगातार वो इसको झाड़ू फेरता जा रहा है, तो वहाँ पे अल्टीमेटली वो नाड़ियाँ
साफ़ सुथरी हो जाएंगी और वो उनको जो उनके ऊपर जो जम गया, वो गंदगी जम गई, पूरी की पूरी साफ़ हो जाएगी। तो फाइबर रिच फूड्स, तो फाइबर इसमें ये 5 जो मिलेट्स हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, 5 वो हैं। उसके अलावा 6-7 और हैं, टोटल 11-12 किस्म के अनाज हैं जो हम खा सकते हैं, वीट और गेहूँ को छोड़ के, वीट और चावल को छोड़ के। वीट और चावल हम अवॉइड करते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो हमारे स्टेपल फूड बन चुके हैं, लेकिन हमको अगर बीमारियों से बचना तो उनको रोकना है। और ये वाले जो 5 मिलेट्स हैं, कोदरा, कंगनी, कुटकी, हरी कंगनी, स्वांक और ये 5 हैं जो ये वंडरफुल ग्रेन्स हैं। इनमें क्योरिंग पावर बहुत ज़्यादा है, चाहे वो आपकी किडनी ख़राब है, लिवर ख़राब है, हार्ट की ब्लड वेसल्स में जमा हुआ है, ब्रेन की ब्लड वेसल में जमा हुआ है, सब के लिए ये वंडरफुल ग्रेन्स हैं। स्ट्रोक होने पर कई बार डॉक्टर्स ओपीएम दे देते हैं, तो ओपीएम का क्या रोल होता है? हाँ, ये ना बहुत पुराना कल्चर में बना हुआ था कि हार्ट अटैक में भी और इसमें भी ब्रेन का अगर उनको शक पड़े कि मेरी साइड कमज़ोर हो रही है तो एकदम से ओपीएम दे देते थे, और वो उसके बाद वो बहुत खुश भी होते थे कि मैं बच गया। हो सकता है इसका कोई रियल भी हो, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जितनी बार ये हेमीप्लीजिया होता है तो अक्सर ब्लड वेसल ना तो ब्लॉक हुई होती है पूरी तरह से, ना वो उसके अंदर हेमरेज हो होता है। क्या होता है कि जब बीपी शूट अप करता है तो ब्लड वेसल और नैरो हो जाती है अपने आप को बचाने के लिए, तो उसकी वजह से टेम्पररी एक बार पैरालिसिस हो जाता है। तो अगर वो टेम्पररी पैरालिसिस है तो वो वैसे ही ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, तो उससे वो कोई कह सकता है कि ओपीएम से ठीक हुआ। हो भी सकता है, क्योंकि किसी ने कभी स्टडी नहीं की कि ओपीएम का कोई रियल इफेक्ट है या नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी हो भी सकती है। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन कोई उसके में हर्ज भी नहीं है कि ओपीएम में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं है। जो ओपीएम अगर कोई क्रॉनिक लेता है, लंबा समय लेता है, तो उसको हैबिट फॉर्मिंग है, वो अलग उसका एक बैड पॉइंट है। उसमें जो हम कह सकते हैं कि वो ना लेने की रिकमेंडेशन में जो लोग करते हैं कि एडिक्शन हो जाती है इसकी। अगर वो एक आध बार को लेता है तो उससे कुछ नहीं होता, तो अगर ले भी लेगा कोई तो इसलिए हमारे कल्चर का ये हिस्सा रही है, आज भी है और ये सदियों से, हज़ारों सालों से ओपीएम हमारे समाज का हिस्सा रही है और डिफरेंट पर्पसेस के लिए लोग ओपीएम का इस्तेमाल करते रहे हैं। क्या दिमाग की नस फट जाना आनुवंशिक बीमारी है? नहीं, ज़्यादा अनुवंशिक में, वैसे तो अनुवंशिक के बारे में ना जनरल कमेंट जो है बस वो याद रखना चाहिए कि आज के युग में एक कंट्रोवर्सी थी जेनेटिक्स वर्सेस एपिजेनेटिक्स, कि जीन्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, कि जीन्स के आसपास जो केमिकल्स हैं, जैसे हम जो खाना खाते हैं वो केमिकल्स क्रिएट करते हैं ना, तो क्या आपका खाना पीना, रहना सहना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज वो सेटल हो चुका है इशू, आज से 10-15 साल पहले ये सेटल नहीं था, तो डिस्प्यूट था ये। कुछ लोग कहते थे नहीं जेनेटिक्स ज़्यादा होता है, कुछ कहते थे नहीं एपिजेनेटिक्स होता है, लेकिन आज वो सेटल हो गया कि एपिजेनेटिक्स जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके ब्लड में गुड केमिकल्स हैं तो आपके बैड जीन्स भी गुड परफॉर्म कर लेंगे, अगर आपके ब्लड में बैड केमिकल्स हैं तो गुड जीन्स भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको अपना ख्याल रखना है अपने ब्लड में चलने वाले केमिकल्स का, गुड केमिकल्स का भी और बैड केमिकल्स का भी। गुड केमिकल्स हमको बढ़ाने हैं और बैड केमिकल्स कम करने हैं। अगर ये बीमारी हो जाए तो क्या करना चाहिए, या यूँ कहें कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो बताइए। अगर एकदम से पैरालिसिस हो जाता है तो मुझे लगता है एक बार हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल जाने से कुछ चीज़ें हैं, इमीडिएट डेथ का जो रिस्क होता है, कई बार कुछ पेशेंट्स में इमीडिएट डेथ का रिस्क भी होता है, तो शायद उसमें कुछ कमी आ जाए। तो एक बार मुझे लगता है कि उसको घर लेके नहीं बैठना चाहिए, उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होगी और एग्जैक्ट डायग्नोसिस भी होने की संभावना है कि एग्जैक्ट डायग्नोसिस हो जाएगा। लेकिन बाद में तो ये एक बार वो स्टेबल हो गया तो बाद में रिकवरी इसकी जो है वो, उसमें ज़्यादा दवाइयों का रोल नहीं है, उसमें ये वाली चीज़ जो हमने बोली है उसका ज़्यादा रोल है, और फिजियोथेरेपी का रोल है, और ये वाले जो फूड्स, अच्छे फूड्स हैं और जो हमने पहले बात की सारी, उसका रोल ज़्यादा, दवाइयों का ज़्यादा रोल है। थोड़े दवाइयाँ हैं थोड़ी बहुत, तो मेरे ख्याल में वो वहाँ पे एलोपैथिक हॉस्पिटल की हेल्प ले लेनी चाहिए। क्या ऐसी कोई ज़रूरी बात है जो आप इससे पीड़ित दर्शकों को बताना चाहेंगे? बस यही है कि ये वाली चीज़ें जो अगर हम लोग इसका ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि प्रिवेंशन इसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी वैसे सभी क्रोनिक बीमारियों में ये ट्रू है कि होने से पहले इनको रोकना बहुत ही आसान है। ये जो क्रोनिक बीमारियाँ होती हैं, अगर होने से पहले इनको रोक लिया जाए तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान, जितना भी कहते हैं उतना आसान है। जब हो जाती हैं तो फिर इनको वापस लाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सभी दोस्तों से यही प्रार्थना है कि
हम अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें। पहली बात तो हेल्दी फूड खाएं, जैसे मैंने बताया ये वाला हेल्दी फूड है, और जो बैड फूड है वो बिल्कुल ना खाएं। साथ में मेडिसिनल प्लांट्स का इस्तेमाल हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने हमारे घर में या हमारे आसपास में कम से कम 50-100 प्लांट्स ऐसे दिए हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका इस्तेमाल सीखें। नंबर 3 पे फिज़िकल एक्टिविटी या फिज़िकल एक्सरसाइज खूब करें जितना समर्थ है। और चौथा माइंड मैनेजमेंट, यानी कि खुश रहें। जो व्यक्ति खुश रहता है वो उसका शरीर बीमारियों को बाहर फेंक देता है। जो डिप्रेशन में रहता है, जो दुखी रहता है, उनका शरीर बीमारियों को खींचता है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो इसलिए आज साइंस ने बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स सॉल्व कर लिए हैं कि खुश कैसे रहना है। तो खुश रहने की कोशिश करें, खुश रहने की टेक्निक सीखें, और साथ में अगर ज़रूरत पड़े तो नेचुरोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक की हेल्प लें पहले। और अगर आप फंस गए कभी तो आपको लगता है कि कोई और माइल्डर मेथड नहीं, तो फिर एलोपैथी की भी हेल्प लें, एलोपैथिक हॉस्पिटल की भी हेल्प लें। वंडरफुल है उसकी जो एमरजेंसी टेक्निक्स हैं मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की, वो काफ़ी लाइफ सेविंग होती हैं। तो उसमें भी ऐसा जिद्दी बन के, अड़ियल बन के, ये नहीं कि मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो जब हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत लगे तो हॉस्पिटल भी जाना बहुत ज़रूरी है। 90% लोगों को तो पता ही नहीं चल पाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ नहीं, वो ठीक है बात, नहीं ऐसी बात नहीं। ये जो हेमीप्लीजिया होता है, ये काफ़ी सारे केसेस इसके, वो बहुत टेम्पररी पैरालिसिस होता है, और विद इन डेज वो रिकवर भी कर जाते हैं। कुछ भी ना करो तो भी रिकवर कर जाते हैं, लेकिन हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये अपने आप रिकवर कर जाएगा नहीं कर जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सिम्टम्स नज़र नहीं आते। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिम्टम्स पहले से कुछ भी नज़र नहीं आते। नहीं, सिम्टम नहीं, इनके क्रोनिक बीमारी को सिम्टम ना भी नजर आए तो एक जनरल हेल्थ का प्रोटोकॉल हम देते हैं ना, कि हेल्दी रहने का ये प्रोटोकॉल है, वो इसके बाकी बीमारियों के साथ साथ इसमें भी इम्प्लीमेंट होता है। तो जनरल प्रोटोकॉल जो हेल्थ का, जिसकी हमने बात की, वो जनरल प्रोटोकॉल हेल्थ का है, वो बीमारियों का नहीं है। तो वो इतना मुश्किल नहीं है। उसमें हम हेल्दी डाइट खाएं या बाकी चीज़ें जो करें, तो मुझे लगता है कि वो सभी बीमारियों से हम बचे रहेंगे, और कोई कारण नहीं है। हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हमने 100 साल से पहले नहीं मरना, और 100 साल से सिर्फ मरना ही नहीं, हेल्दी रहना है। 100 साल की हेल्दी एक्टिव लाइफ, डिजीज़ फ्री लाइफ आज के युग में संभव है, और इसको हमको अचीव करने के लिए हर व्यक्ति को यत्नशील रहना चाहिए। और बिल्कुल ही वो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, इसलिए उसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए। डॉक्टर आज़ाद, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सभी दोस्तों। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।